नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम लोग जो है सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग पहला नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन जो है आपके मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन में। पहला प्रश्न जो कि 71 नंबर से दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब यहां से बनता है आपका पहला। भाग 4 जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है। यही 4 क की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, और यही भाग 3 की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की बात करता है। बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत युग्म है। जवाब बनता है ऑप्शन नंबर दूसरा, परिवहन जो है यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यह जो है आपका गलत है। बार बार प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, मत्स्य पालन जो होता है या कृषि होता है, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी बीएड और जो है बीए या उच्च शिक्षा वाले जो है इसमें नौकरी नहीं पाते हैं। वो कौन सा बेरोजगारी है। जवाब बनता है ऑप्शन नंबर तीसरा, यह जो है शैक्षिक बेरोजगारी कहा जाता है। तीसरा आपका सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाता है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रिवर्स रेपो दर क्या कहलाता है। तो रेपो दर निर्धारित की अगर हम बात करते हैं, जवाब हो जाएगा पहला, आरबीआई करता है। यानी जिस दर पर जो है आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है वह रेपो दर कहलाता है, और अपना जो है ब्याज जिस दर पे वो लोग चुकाते हैं आरबीआई को, वह जो है रिवर्स रेपो दर कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, लोकतंत्रीय सरकार, जो कि भारत में। ऑप्शन नंबर यहां पर दूसरा सही हो जाएगा। गणतंत्र या लोकतंत्र इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार किस पारिस्थितिकी के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। यानी कैसी अगर परिस्थिति आती है तब उनकी जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, सेंसरशिप में जो है इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है। संसद का हिस्सा तो है लेकिन किसी का सदस्य नहीं है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, भारत का राष्ट्रपति। देखिए, संसद लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है, लेकिन जो है राष्ट्रपति न लोकसभा का न राज्यसभा का किसी का भी सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा सही होगा। 368 के तहत जो है संविधान संशोधन होता है। 368 के तहत संविधान संशोधन। और आप लोग 352, 356, 360 तीनों जानते हैं। तीनों अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया दूत कौन था। तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर तीसरा, यह जो है मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज भेजा गया था सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, किस सेनानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, एओ ह्यूम। और इन्हें ये जो है
राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही जवाब बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह थे आपके लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 82 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर दूसरा, 1915 में यह भारत लौट आए थे और इन्होंने जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, धम्म महामत की नियुक्ति की थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से चौथा सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहां दिया गया है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी आपका पूछा गया है। तो सही जवाब इसका बनता है ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा, कुल 4 को जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा कितना अक्षांश के बीच फैली हुई है? तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश दे दिया गया है, उसके आगे कहां तक फैली हुई है? जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम में, तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन पहला, यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, थाल, भोर तथा पाल घाटियां कौन से दर्रे में स्थित हैं? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, तीनों का नाम आप लोग सुने होंगे। तो यह कहां पर स्थित है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन पहला, यह पश्चिम घाट की दर्रे हैं। ठीक है ना, यह पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 84 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? जवाब बनता है ऑप्शन दूसरा, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं। यह जो है आपका गलत कथन है, क्योंकि हिमालयी नदियां जो है हमेशा उसमें जल प्रवाह रहता है, इसलिए उसे सदा नीरा भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तमिलनाडु के तट कहां पर अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करती हैं? तो तमिलनाडु के तट की बात करते हैं, तो यह जो है कब से कब तक, यानी कौन से महीने में वर्षा ज्यादा होती है यहां पर तमिलनाडु के तट पर पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन तीसरा, अक्टूबर से नवंबर तक जो है यहां पर वर्षा ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग एक बार कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? यानी पेग्माटाइट इसमें नहीं पाया जाता है। इसका जवाब है ऑप्शन चौथा, जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञान मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर पहला, इसे ही इकाई कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इसे इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे जो है प्रकाशमान वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है ना, प्रकाशमान। आगे देखेंगे, इस प्रश्न में दिया गया है विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का क्या कहलाती है? क्या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है या रहित रहता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यह पॉजिटिव रहता है। दूसरा आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं यानी वायरस के कारण नहीं होता है? 94 नंबर का यह प्रश्न है और इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर चौथा, आंत ज्वार यानी टाइफाइड जो होता है यह विषाणुओं से नहीं जीवाणुओं से होता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक इमारत में ईंटें जियो में किसके समान होती हैं? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, कोशिकाओं के समान होती है। कई सारे कोशिकाओं से जो है अंगों का या ऊतकों का निर्माण होता है, इसी तरह कई सारे ईंटों से जो है घरों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी जो है कड़वे होते हैं या छूने पर जो है साबुन जैसे प्रतीत होते हैं, और इसे ही हम लोग जो है क्षारक कहते हैं। अम्लीय और क्षारक आप लोग दोनों सुने हैं तो इसे क्षारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में क्या अर्जित हो जाती है? यानी लोहे के टुकड़े को जो है खुले में छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग का एक परत पड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे ही हम लोग जंग कहते हैं। इसे ही जंग लगना कहा जाता है। पहला जवाब आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज किसका एक बहुलक होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन तीसरा, सेलुलोज जो है ग्लूकोज का एक बहुलक होता है। अगला प्रश्न है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में कोहरे की तरह परत को क्या कहते हैं? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर पहला, इसे ही धुंध कहा जाता है। पहला आपका जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड क्या होता है? तो यह जो है पिरामिड हमेशा सीधा होता है। दूसरा जवाब आपका बनेगा सदैव सीधा होता है। प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी से सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, सबसे ज्यादा टीबी से ग्रसित रोग भारत में है। तीसरा आपका जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, इसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है लैवेंडर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लैवेंडर क्रांति पहला जवाब आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राचीन इतिहास से है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर यह कैसी सभ्यता है? क्या ताम्रयुगीन है, लौहयुगीन है, अक्षयुगीन है या कांस्ययुगीन है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर यहां से चौथा आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? संख्या नहीं, माफ कीजिए, संस्था है। कौन सी संस्था है जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है?
तो यह करती है यूएनईपी। ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। क्या वह 60 वर्ष पे रिटायर होते हैं, 62 पे होते हैं, 65 पे होते हैं या 70 वर्ष पे रिटायर होते हैं? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, 65 वर्ष पर जो है रिटायर होते हैं। यही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो वह जो है 62 वर्ष पे रिटायर होते हैं। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, पदार्थ में किसकी स्वतंत्रता उपस्थिति के कारण विद्युत को सुचालक बनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इसे जो है सुचालक बनाता है। आगे देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहां पर अवस्थित है? क्या छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है या गुजरात में है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर पहला, यह है आपके छत्तीसगढ़ में है। 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, पीएफआरडीए, ध्यान रखिएगा, पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर चौथा, 60% जो है निकाल सकते हैं इसमें से, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य सीमा पर मुड़ जाता है? ठीक है ना, प्रकाश किसके कारण जो है प्रकाश दो माध्यमों में मध्य तल यानी मध्य सीमा के पर मुड़ जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, अपवर्तन के कारण मुड़ जाता है। तीसरा आपका सही जवाब बनता है। अब आएंगे 110 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव किसकी हत्या के लिए इनको फांसी दी गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब सबको पता होता है। इन्होंने जो है सैंडर्स की हत्या की थी, जेपी सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी, इन्हीं कारण इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ग्रहों की स्थिति के कारण जो है यह इसका जो है भविष्यवाणी नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, प्रणब मुखर्जी जो है वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है आपको। 113 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाता है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह जो है बात गलत है। पहला जवाब आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? इसका जवाब है ऑप्शन चौथा, यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शव को संदर्भित करता है। शव इसको क्या संदर्भित करता है? जवाब है शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर। ठीक है ना, शव उसी को कहते हैं ना, मृत मानव शरीर को ही। तो दूसरा आपका जवाब बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक राजनीतिज्ञ किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट इंडियन। जवाब बनता है ऑप्शन चौथा, यह जो है
शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। 117 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन की बात हो रही है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा, अहमदाबाद में यह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है? जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, एक्ट्रिक्स निगम लिमिटेड है। पहला जवाब आपका बनेगा। अगला प्रश्न है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या मापन देती है? तो यह जो है जनसंख्या घनत्व इस तरह से मापा जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विकसित किया है? जवाब है इन्होंने जो है पूसा 2090 विकसित किया है। दूसरा आपका जवाब बनेगा। तो इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।